अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो पॉइंट किया था वो हमने किया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्यों पेश किया गया था, उसके कौन कौन से कंक्लूजन्स थे, उसके कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस थे, वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर लिए हुए हैं। अब हम करने जा रहे हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं, डिफेक्ट्स इसमें खामियां कौन कौन सी हैं। अगर हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं तो ये कह देता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस बीइंग चार्ज पार्टिकल मूव एंड कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। बात समझ आ गई ना। मसलन आप इसकी बात करोगे ना तो आप यहाँ पे ये बात कर देते हो कि मैं इस डायग्राम को रेस करके दोबारा ड्रा करता हूँ ताकि आपको उसकी समझ भी आ जाएगी। आप इसको ना ये कर दोगे कि ये एटम का ना न्यूक्लियस है जो कि रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था। अब ये कह देता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके यू मूवमेंट होती है। फर्ज कर लो कि पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो वो चूंकि चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल से मुराद क्या है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रॉन है इसके गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव करेगा और साथ साथ अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा। क्या काम करेगा? रिलीज करेगा एनर्जी को एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ओके, जब चार्ज पार्टिकल है तो चार्ज पार्टिकल होने की वजह से वो अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा और उसके बाद वो फॉल कर जाएगा कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। बात समझ आ गई ना। तो इलेक्ट्रॉन बीइंग चार्ज पार्टिकल कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस रिलीज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और इसके बाद दूसरा डिफेक्ट निकला है वो निकला इसके पहले पॉइंट से। अब पहला पॉइंट क्या है कि रिलीज एनर्जी। अब रिलीज एनर्जी कैसे करता है आप जरा देख के यहाँ पे आपने लेके आना है कि रिलीज एनर्जी कंटिन्यूसली। जब आप इसकी बात करोगे तो आप यहाँ पे बात करोगे कंटिन्यूस। कंटिन्यूस कहते हैं कि चूंकि ये मुसलसल हरकत कर रहा है, आहिस्ता 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 मुसलसल हरकत कर रहा है न्यूक्लियस की साइडों पे और उसके करीब जा रहा है, तो इस तरह ये मुसलसल अपनी एनर्जी को भी रिलीज करता रहेगा। तो अगर ये एनर्जी को मुसलसल रिलीज करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? शुड प्रोड्यूस कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम को ना आप दो तरह समझो जरा। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम ना ये होता है कि अगर हमारे पास प्रिज्म है, प्रिज्म तो आप सारे लोग समझते हो, प्रिज्म ये वाला प्रिज्म है और इसके ऊपर आप सन से आने वाली मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो सन से लाइट आती ना एक्चुअली में वो डिफरेंट कलर का मिक्सचर होता है। क्या होता है? डिफरेंट कलर का मिक्सचर होता है, लेकिन हमें वो मिक्सचर एक ही तरह के कलर में नजर आ रहा होता है, कलरलेस या वाइट कलर का। तो जब इस मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी कि तमाम कलर को एक में मैच कर देना कहलाता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। जब मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रिज्म के ऊपर फॉल करती है तो प्रिज्म क्या काम करता है? उसकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ की बुनियाद पे उसको डिफरेंट कलर में आगे डिवाइड कर देता है। तो लाइट का प्रिज्म से पास आउट होने के बाद डिफरेंट कलर बना देना या उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी वेवलेंथ की बुनियाद पे, किस बुनियाद पे? वेवलेंथ की बुनियाद पे लाइट को आगे डिफरेंट पार्टिकल्स में या डिफरेंट पोर्शन में या डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर देना, ये क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रम कहलाएगा। बात समझा गई ना। तो जब हमने क्या काम करना है कि अगर हम ये कर देते हैं कि जो एनर्जी या कंटिन्यूस रिलीज करता है, कौन सा स्पेक्ट्रम बनाएगा? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाएगा। अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की अगर आपने बेस्ट एग्जांपल देखनी है ना तो यहाँ पे क्या होता है? कलर्स आर मर्ज टू ईच अदर। यहाँ पे क्या होता है? कलर्स आर मर्ज टू ईच अदर, के कलर के दरमियान कोई शार्प डिवाइडिंग लाइन नहीं होती। बात समझ आ गई ना। कलर्स के दरमियान कोई शार्प डिवाइडिंग लाइन नहीं होती, तो ये कहता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। लेकिन इसकी एग्जांपल कौन सी है? आप रेनबो देख लें जरा। रेनबो एक एग्जांपल है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। कभी आप रेनबो को देखेंगे ना तो यही होता है ना, रेनबो में यही होता है कि ये इसका पहला कलर है, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा कलर, ये पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से इनके दरमियान कोई डिवाइडिंग लाइन नहीं होती, कोई गैप नहीं होता। तो ये क्या कराएगा? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कराएगा। लेकिन जब इसको स्टडी किया गया एक्चुअल में तो पता चला कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बल्कि वो लाइन स्पेक्ट्रम है।
कौन सा स्पेक्ट्रम है? लाइन स्पेक्ट्रम है। अब लाइन स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? आप ये फर्ज कर लें कि ये हमारे पास एक स्पेक्ट्रम है, ये कलर आ जाएगा, आगे ये गैप आ गया, आगे फिर ये कलर आ जाएगा, आगे गैप आ गया, आगे फिर कलर आ जाएगा, आगे गैप आ जाएगा और आगे फिर ये कलर आ जाएगा। तो इस तरह से जो गैप है, गैप को मैं ब्लैक कर देता हूँ, तो ये इसके दरमियान क्या आ जाएगा? गैप आते जाएंगे, कलर्स के दरमियान शार्प डिवाइडिंग लाइंस होंगी। इस स्पेक्ट्रम का क्या नाम दे देंगे? लाइन स्पेक्ट्रम का। तो एक्चुअल में हमारे पास क्या आ गया था? एक्चुअल में हमारे पास आ गया लाइन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम आ गया था? एक्चुअल में जो हमारे पास आया था वो कौन सा स्पेक्ट्रम था? वो था लाइन स्पेक्ट्रम। अब इसके बाद हम कर लेते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड का काम यहाँ तक मुकम्मल हो गया। इसके बाद आ जाते हैं बोर एटॉमिक थ्योरी। अब बोर एटॉमिक थ्योरी क्या था कि जब रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट सामने आए, तो उसके बाद 1913 में नील बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। और एटॉमिक मॉडल जितने भी दिए गए हैं आज तक का, जिसको हम सबसे बेहतर मानते हैं, वो है बोर एटॉमिक थ्योरी या बोर एटॉमिक मॉडल। इसको क्या है? 1913 में यह दिया था बोहर ने, और इसने अपने मॉडल की बेस बनाया था बेस्ड ऑन मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या था इसकी बेस? क्या थी? मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब जो क्वांटम थ्योरी है ये एक अलग पूरा लेक्चर आएगा, उसकी तरफ मैं नहीं जाने लगा, काफी लंबा चौड़ा ये काम है। बस इतना सा आपको ये बता देता हूँ, इसकी जो बेस था वो क्या था? मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था। अब इसने क्या कहा? अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं तो ये क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व एंड कम क्लोजर टू द न्यूक्लियस। अब ये कहता है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व डज नॉट रिलीज एनर्जी कंटिन्यूअसली एंड इट इज एनर्जी क्वांटाइज्ड। सही की बात। ये क्या कह रहा था? इसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के पास आता है और न्यूक्लियस में गिर जाता है। बात समझा गई ना? इसने क्या कहा था? इसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता है और न्यूक्लियस में गिर जाता है, लेकिन वो अपनी एनर्जी कम करता है। यहाँ पे कह देता है इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को कम नहीं करता, उसकी एनर्जी क्या होती है? वो क्वांटाइज्ड होती है। क्या? उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज से मुराद क्या है कि आपने ये कहना है कि इलेक्ट्रॉन जो है ये इस न्यूक्लियस से कितना यूं लेवल के अंदर गर्दिश करता है और हर लेवल की अपनी अपनी एनर्जी होती है, और जो इलेक्ट्रॉन इस लेवल में होगा वो इसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा वो इसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग होगा, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर यहाँ पे होगा वो इसकी एनर्जी के अकॉर्डिंग होगा। और इसके बाद हम ये कर देते हैं कि हर लेवल की एनर्जी क्या होती है? वो वाली फिक्स्ड होती है। और यहाँ पे हम बात कर देते हैं कि हाइड्रोजन हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन क्या काम करता है? न्यूक्लियस की साइडों पे घूमता है, वो करीब नहीं आता, वो एक एनर्जी लेवल में मुसलसल घूमता रहता है। आप ये फर्ज कर लें इसका एक एनर्जी लेवल है और इसका इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। सबसे छोटा एटम कौन सा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन? वो हाइड्रोजन है। तो इसके पास जो हाइड्रोजन है इसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की साइडों पे गर्दिश करता है विद रेडियस r। इनका डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा? उसका रेडियस कहलाएगा। ईच ऑर्बिटल हैज फिक्स्ड एनर्जी। वो एनर्जी क्या होती है उसको हम पहले बात कर चुके हैं। एनर्जी क्या होती है? दैट इज क्वांटाइज्ड। एनर्जी कौन सी होती है? एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। In some orbital, in same orbital, energy does not change। मसलन आप जरा ये देखें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन के एटम की बात कर लो। हम ये कर लेते हैं कि H के पास एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है ना, एक इसके पास शेल है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो। अच्छा इलेक्ट्रॉन एक ही है लेकिन उसकी मैंने यहाँ पे डिफरेंट 5 पोजीशन मेंशन की हुई है। इसकी पोजीशन ए ये वाली है, बी, इसके बाद ये पोजीशन सी, ये डी, और उसके क्या आ जाएगा? पोजीशन ई आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जहां पे मर्जी हो सब इसकी एनर्जी क्या होगी? एक तरह से होगी। ये नहीं होगा कि यहाँ एनर्जी और है, यहाँ और यहाँ और यहाँ और, ऐसी कोई बात नहीं है। अब चेंज उसकी एनर्जी किस वक्त होगी? व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू एन अदर ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन जंप करके एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। अब कैसे, इससे मुराद क्या है? आप इसको ये फर्ज कर लें अगर ये न्यूक्लियस है, इसका पहला शेल है, दूसरा ऑर्बिट और इसका तीसरा ऑर्बिट है। अगर इलेक्ट्रॉन ये आप न्यूक्लियस के सबसे करीब
फर्स्ट ऑर्बिटल, इसको हम नाम दे देंगे n1 का, ये सेकंड n2 और ये क्या होगा n3 होगा। ये साइडों पे सारा वैसे का वैसे आएगा, गोल 3 दायरे हैं इसके साइडों पे। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा तो जंप करके वो यहाँ पे जाए या वो जंप करके यहाँ पे जाए, फिर वो अपनी एनर्जी को चेंज करेगा, एनर्जी को कम या ज्यादा करेगा। अब कैसे चेंज करेगा? लो एनर्जी से अगर जाएगा हाई एनर्जी में, मसलन के, या लो लेवल से जाएगा हाई लेवल में। लो लेवल तो न्यूक्लियस के पास, हाई लेवल उससे दूर है। तो जब वो यहाँ से, या देख जरा, आपने ये फर्ज करना है कि अगर वो लो से जाता है हाई में तो ये लो ही है ना, और इसके बाद ये हाई है, ये सबसे लो, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा। तो मैं इसकी बात करता हूँ, मैं इन दोनों के अकॉर्डिंग बात कर लेता हूँ। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ पे आता है, यहाँ एनर्जी कम है, यहाँ एनर्जी क्या है, वो ज्यादा है, तो ये क्या काम करेगा? ये एनर्जी को गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन और एनर्जी गेन करने के बाद वो यहाँ पे मूव करके आ जाएगा। बात समझा गई? एनर्जी को गेन करेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन हाई से आता है लो में, यानी कि वो यहाँ से यहाँ आता है, जो अंदर एनर्जी कम है, बाहर एनर्जी ज्यादा है, तो ये उस वक्त तक यहाँ एनर्जी तो क्वांटाइज्ड है, और यहाँ पे वही इलेक्ट्रॉन आएगा जिसकी एनर्जी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगी। सही की बात? अपनी एनर्जी इसके कॉरेस्पॉन्डिंग करने के लिए क्या काम करेगा? एनर्जी को रिलीज कर देगा। क्या काम करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा, और रिलीज करने के बाद अंदर मूव करके आ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है, चेंज एनर्जी तो आता है, और चेंज एनर्जी को आप शो कर दोगे डेल ई के साथ। डेल ई बराबर होगा E2 माइनस E1। E2 क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे बाद में गया है। E1 क्या है? तो पहले वो कहाँ पे था, चाहे वो हाई एनर्जी हो चाहे वो लो एनर्जी हो। ये बराबर होगा hv के। अब h क्या होता है? h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, ये फ्रीक्वेंसी है। h प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू ये वाली होगी 6.63 × 10⁻³ जूल सेकंड। बात समझा गई? और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल। अब जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मसलन अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये तीन मैंने यहाँ पे लेवल्स के शो किए हैं। तो इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होगा, हर ऑर्बिटल का क्या होगा? अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा। क्या होगा? अपना एक एंगुलर मोमेंटम होगा, और एंगुलर मोमेंटम को हम शो कर देंगे mvr = nh/2π। अब यहाँ पे n क्या है? n नंबर ऑफ शेल ऑर्बिट है, 1 2 3, और h क्या होगा? h यहाँ पे क्या होगा जी? वो प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। अगर हम n का पता हो, h का पता हो, मैस का, पोलर मैस का पता था, हम उसकी वेलोसिटी, उसका रेडियस वगैरह सारा कुछ फाइंड कर सकते हैं। बात समझा गई ना? हमें इन दोनों का पता हो तो हम ये वाला फाइंड, उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। से अगर हम फर्स्ट सेल का फाइंड करना चाहेंगे तो हम ये लगा देंगे nh/2π वाला फार्मूला, या n² भी बाज़ औक़ात लगा लिया जाता है। आपकी बुक ने लगाया हुआ होगा NH का, लेकिन इसको कौन सा फार्मूला लगा लेते हैं, बाज़ औक़ात हम इसके लिए n² और h² का फार्मूला भी लगा लेते हैं। तो खैर, हम फर्स्ट शेल का अगर एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना चाहेंगे, n = 1 आ जाएगी, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 नीचे वैसे का वैसे, पाई को कितनी होती है? 3.14 होती है। हम ये फार्मूला में वैल्यूज पुट करने के बाद किसी भी शेल, किसी भी ऑर्बिट का मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम ये करेंगे कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल में डिफरेंस कौन सा था। ठीक है? अल्लाह हाफिज़।